हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास जो है ये 2 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको शाम को 8 बजे से आपको मैथ के क्लास देखने को मिलेंगे और सुबह में आपको 8 बजे हिंदी, सोशल साइंस हो और ये सभी क्लास आपको सुबह में 9 बजे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली क्लास 10th का आपको ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो गद्य खंड होता है, उसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे, जो बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि लेखक क्या कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। मतलब लेखक जो है विडंबना की तो बात करता ही है, लेकिन विडंबना का जो स्वरूप होता है वो कैसा है। तो लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है। उन्होंने दर्शाया है कि जातिवाद क्या है, एक कलंक है जिसे समाज में घटाना नहीं चाहता। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन के कारण है, फिर भी समाज में कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हुए हैं। मतलब धार्मिक जो है ना, लोग सब ये जातिवाद की विडंबना बनाए हुए रखे हैं। तुम वो जात को हो, ये जात को, ऐसी विडंबना जो है ये बना हुआ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये समाज में जब तक ये बड़े लोग रहेंगे पैसे वाले, ये जाति प्रथा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक होते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक उसके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु तर्क विकास में और बाधक है। जैसे कि जाति जो बांटा गया था ये काम करने के लिए, जैसे कि आप अगर आपके पास ब्राह्मण वाले गुण है तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा, क्षत्रिय, तो सभी जिस तरह का जिसके अनुसार जैसे गुण होता है उसको उस आधार पर बांटा गया था। लेकिन यहाँ पे जो धारणा हो गया जातिवाद का, गलत मीनिंग और गलत धारणा निकल के आ गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क का लेखक के प्रस्तुत आपत्तियाँ क्या हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क को लेखक के प्रस्तुत आपत्ति क्या है, मतलब आपत्तियाँ क्या 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 निकाले हैं। तो लेखक ने जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियादी बताया है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद का आधार कार्यों में बंटवारा हो तो कार्य की कुशलता कम होती है और लोगों की उबन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज को कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए जातिवाद को जो पक्ष है सभी को काम करने के अलग अलग रूप में बांटा गया है। कोई लोहार के रूप में बांट दिया गया। अगर लोहार वाले किसी के अंदर में गुण है तो लोहार कहलाएगा, किसी को दाढ़ी बनाने का गुण आता है तो वह हजाम कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर मान लेते कि हजाम है, जन्म लिया है हजाम कास्ट में, लेकिन अगर उनका गुण जो है वो पढ़े लिखे और विद्वान है, अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान है, उसे धर्म का ज्ञान है, तो वो पंडित कहला सकता है। इसमें एक गुण के आधार पर इसको धर्म को बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे धारणा ही गलत हो गया। अगला है कि जाति क्या है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का ये रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सही रूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मानना है। उन्होंने बताया कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। मतलब कोई भी कार्य है, कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। कोई अगर मान लेते कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति, अगर दूसरे कास्ट के अगर उसका जो रोजी अगर कुछ करने का, मान लेते कोई हलवाई है, अगर उसको हलवाई में इंटरेस्ट ना आकर उसे दूसरे काम में है तो वो काम कर सकता है, अपना रुचि के अनुसार कर सकता है। इसको आप थोप नहीं सकते हैं कि अगर आप हलवाई है तो हलवाई का ही काम करेगा, मोची है तो मोची का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो रुचि, जो काम में रुचि या क्षमता है वो कर सकता है, उसका अधिकार दिया गया है। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो समाज न तो सब बनेगा और न ही शुभ योग बनेगा और न ही निर्माण कार्य होगा। इसलिए कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग हो, जिसको जो चीज़ में काम करने में रुचि हो उसे बढ़ावा देना चाहिए और उसे आज़ादी देनी चाहिए। अगला है जाति प्रथा भारत में क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है।
जाति प्रथा देश के प्रगति को रोड़ा है। जाति प्रथा के समाज में विभिन्न विसंगतियों आती है, जो इस प्रकार के समस्याओं को जंग बनती है। समाज में अनेकता की ओर का उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक जो है आज के उद्योग में, मतलब आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानने लगे हैं। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो लेखक आज के उद्योग कारखाना जो फैक्ट्रियाँ होता है, उत्पीड़न में बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण यहाँ पे सभी को काम जो होता है सही से नहीं मिल पाता है। ठीक है, लोग सब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देते हैं। अगली क्वेश्चन ये है कि लेखक नए पाठ में क्या है कि लेखक नए पाठ में क्या बताते हैं कि लेखक नए पाठ में किन पहलुओं की जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया है। लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं की जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार से है। इसे जाति प्रथा का आधारित धार्मिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों को भेदभाव में ऊंच नीच का जन्म देती है। सही बात है, जाति जो प्रथा ऊंच नीच को ही तो बढ़ावा देता है। नीच जाति का आदमी नीची जाति रह जाता है, उच्च का उच्च ही रह जाता है। नीच जाति का लोग को उच्च जाति के लोग सब उसे हीन भावना से देखते हैं, उसे हीन करते हैं, नफरत करते हैं। जिस समाज में एकता पर तथा श्रमिकों कार्यों की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कभी कभी यूँ भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों की रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सच्चे लोकतंत्र क्या है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किस लेखक ने नए किन तीन विशेषताओं को आवश्यक माना है। मतलब सच्चे लोकतंत्र की जो स्थापना के लिए लेखक जो है किन तीन विशेषताओं को आवश्यक माना है, जरूरी माना है। तो देख लीजिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए समाज, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को आवश्यक माना है। अगर सभी में लोग सच्चे लोकतंत्र की अगर स्थापना अगर देखना चाहते हैं तो समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, सबके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए, कोई धर्म कोई जात भेदभाव नहीं, सबके प्रति समान व्यवहार हो, भाईचारा, आपस में मेल मिलाप सब एक साथ होना चाहिए, तभी जाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कही जा सकती है। चलिए, यहाँ से 8 क्वेश्चन जो थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको करा दिया। 9वां नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है विलोम शब्द बताने के लिए, जैसे कि सभ्य का अविलोम शब्द असभ्य होता है, स्वतंत्र का प्रतंत्र होता है, दोष का निर्दोष होता है, निश्चय का अनिश्चय होता है, रक्षा का असुरक्षा होता है, रक्षा असुरक्षा। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखिए, जितने भी बुक से पर्यायवाची शब्द दिए रहे हैं वही पर्यायवाची शब्द अगर आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन इधर से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है व्याकरण में। जो बुक के अभ्यास के बाद जो व्याकरण दिया रहता है वही व्याकरण अगर पढ़ लिया जाए तो अलग से कोई व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है पर्यायवाची शब्द, आपको ये तो याद ही रखना पड़ता है। दूषित का मतलब होता है गंदा, खराब, मैला। पेशा का मतलब होता है व्यापार होता है। अवसर का मतलब होता है मौका देना। सम्मान का मतलब होता है इज्जत। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से प्रश्न अभ्यास से जो क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा, कुमार एकेडमी। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ। बस आप लोग का हम सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। और जिस दिन सब्सक्राइबर और कुछ हमें सपोर्ट मिलने लगेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम बहुत कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।